तो ये है लेक्चर 13 का सेकंड पार्ट, उसमें यहाँ पे हमने छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्यूमुलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर है, ठीक है। तो इसमें फ्लैट कंपाउंड क्या था, नॉर्मल। ओवर कंपाउंड क्या था, बेसिकली कंपाउंडिंग मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल में ज़्यादा है तो उसके कारण क्या होगा, सीरीज़ वाला ऐड ऑन हो जाता था। तो सीरीज़ वाला ऐड होने के कारण वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और जबकि नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो सीरीज़ में फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज से कम मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्यूमुलेटिव में दोनों का ऐड होकर हमें 230 मिल रहा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स कम तो कम वोल्टेज, ठीक है। अब सेम यही चीज़ तुम्हें फुल लोड वाले पे करना है, ठीक है। फुल लोड सेम कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़, देखो ओवर कंपाउंडेड क्या था, वोल्टेज बढ़ रहा था, ठीक है। मतलब करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ रहा था। तो ओवर कंपाउंडेड का कर्व कैसे आएगा, सेम वोल्टेज बढ़ना चाहिए। तो ओवर कंपाउंडेड देखो करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है। ओवर कंपाउंडेड उस समय ऊपर था, इस समय नीचे है। सेम अंडर कंपाउंडेड क्या होगा, अंडर कंपाउंडेड वोल्टेज घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग टाइप ग्राफ होगा, मतलब करंट बढ़ने से वोल्टेज घटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाउंडिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कंपाउंडिंग एडजस्टमेंट क्या था, बेसिकली सीरीज़ वाइंडिंग में कितना नंबर ऑफ टर्न्स देना है सो दैट उसके रिस्पेक्ट में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो कितना नंबर ऑफ टर्न्स देना है वो हम लोग कंपाउंडिंग एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है, हमारा रिक्वायरमेंट होता है एकदम ही फ्लैट कंपाउंड बनाना। क्यों, क्योंकि फ्लैट कंपाउंड में वोल्टेज ना तो ड्रूपिंग है ना तो बूस्टर है, एकदम फ्लैट है। इसका एडवांटेज क्या है कि जनरेटर से तुम कोई भी आरपीएम पे चलाओ तुम्हारा जनरेटर स्टेबल चलेगा, ठीक है। और तुम्हारा स्टेबल होने के साथ साथ हमेशा रेटेड वोल्टेज ही देगा, ना रेटेड से ज़्यादा ना रेटेड से कम, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो। तो हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो चाहिए, तो यही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सीरीज़ वाइंडिंग में एक ठो क्या कर देते हैं, दैट इज़ डाइवर्टर लगा देते हैं, ठीक है। अब डाइवर्टर लगाने से, डाइवर्टर का प्लेसमेंट देखो ऐसे किया जाता है, तुम्हारा जो शंट है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई छूछा नहीं है। जो सीरीज़ है उसके पैरेलल में एक ठो रेजिस्टेंस लगा दिए हैं और एक डाइवर्टर स्विच लगा दिए हैं, ठीक है। ये बेसिकली सेलेक्टर स्विच है, दैट इज़ नॉब है। नॉब के थ्रू तुम ऐसे ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और ऐसे करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये देखो, ये तुम्हारा जनरेटर है, जनरेटर से करंट निकल रहा है, ठीक है। अब इस करंट को दो पाथ मिला, एक सीरीज रेजिस्टेंस और दूसरा डाइवर्टर के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली करंट का रूल क्या होता है कि जिसमें लीस्ट रेजिस्टिव पाथ कोई ऑप्ट करता है। तो मान लो तुम डाइवर्टर के थ्रू यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस रखती है, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम, दैट इज़ डाइवर्टर को इस पोजीशन पे ला दिए। तो इससे क्या हुआ, करंट को ये वाला लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब करंट ऐसे होके निकल जाएगा और बहुत ही कम करंट तुम्हारा सीरीज वाइंडिंग में जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कम करंट क्या मतलब कम फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो फ्लक्स हो रहा है ये इसके साथ ऐड ऑन हो रहा है, तो कम फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ मतलब कम फ्लक्स ऐड होगा। कहने का मतलब ओवरऑल वोल्टेज हमारा घट जाएगा। कहने का मतलब मान लो तुम्हारा ओवर कंपाउंड हो रहा था, दैट इज़ अगर तुम्हारा ओवर कंपाउंड हो रहा था तो वो तुम्हारा फ्लैट में आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड। और मान लो उस स्विच को तुमने कहीं बीच में रख दिया है, बीच में रखने से क्या होगा, रेजिस्टेंस का कंसिडरेबल वैल्यू काउंट होगा और उसके बाद करंट ऐसे जाएगा। तो जब बीच में रखोगे तो उससे होगा क्या कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस में बेसिकली कंपैरिजन होगा कि किसका कम है। जिसका कम है उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और इससे कम करंट फ्लो करेगा। तो पहली बारी में एकदम ही कम फ्लक्स बना था, अब आधा पे रखे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बना सीरीज़ में। और मान लो तुम इस सेलेक्टर का यहाँ पे रख दिए, दैट इज़ पूरा रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है, उस समय करंट को ये हाई रेजिस्टिव पाथ मिला तो सारा सीरीज़ के गया, सारा सीरीज से जाएगा तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बन जाएगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ टर्न्स हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्न्स एक ठो नंबर ऑफ़ टर्न्स लगा के रख दिए हैं। अब बस इस सेलेक्टर स्विच से कितना फ्लक्स हमें चाहिए उतना हम सेलेक्टर स्विच के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, और उतना फ्लक्स हमारा मिल रहा है और उतना फ्लक्स हमारा ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ऐड होकर हमारा टर्मिनल वोल्टेज फ्लैट मिलना चाहिए, ठीक है। यही पर्पस होता है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे करने से यहाँ पे दो ठो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकली में भी दो रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब रहा बात कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो ऐसा है कि
तुम्हारा ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर है, इसको हम लोग डिज़ाइन ऐसा करते हैं, ये बेसिकली शंट जनरेटर है, ठीक है, और सीरीज़ ऐड ऑन है। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि मेन फील्ड ये बनाता है और ये उस फील्ड को ऐड करता है, ठीक ना। तो ये वाला बहुत ही कम स्ट्रेंथ का होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टिव ड्रॉप भी बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम, मतलब इसका 1/100 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, इसलिए कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ठीक है। और रहा बात कि इससे करंट वेस्ट हो रहा है कि नहीं, तो देखो इसका सेलेक्टर स्विच का अरेंजमेंट है। देखो मान लो तुमने यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे जब लगाओगे तो कहने का मतलब सारा करंट ऐसे जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस में घुसा भी नहीं, ऐसे करके निकल जाएगा। तो इस समय क्या हुआ ना, इधर रेजिस्टिव ड्रॉप हुआ ना इधर रेजिस्टिव ड्रॉप हुआ। अब मान लो तुमने मिडिल पे रखा, तब क्या हुआ, थोड़ा सा करंट यहाँ पे रेजिस्टिव ड्रॉप खाया, बाद बाकी चला गया, और रिमेनिंग करंट जो इधर से गया वो तुम्हारा फ्लक्स बना दिया। मान लो तुमने पूरा रेजिस्टिव कर दिया तो इधर से करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट इधर से जाएगा जो एक्चुअल में जा रहा था पहले भी, ठीक ना। तो इससे कुछ खास वोल्टेज ड्रॉप पड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग यहाँ पे कभी रखेंगे नहीं, क्योंकि सीरीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, कोई मिडिल पोजीशन पे ही रखेंगे, और इतना छोटा सा रेजिस्टेंस में ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा जनरेटर आईए दैट इज़ आर्मेचर करंट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आता है इसका ऑब्जर्वेशन। तो ये देखो ये फ्लक्स हो गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। यहाँ देखो टर्मिनल वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो गया है, क्यों, क्योंकि ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, आईए भी इंक्रीज़ कर रहा है। ये क्या है, तो बेसिकली इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे ओवर कंपाउंड या अंडर कंपाउंड में, कि जैसे ही तुम्हारा करंट बढ़ता है, करंट बढ़ने से सीरीज़ में, करंट बढ़ने से क्या होता है, करंट बढ़ने से तुम्हारा सीरीज़ में ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, जिसके कारण सीरीज़ का फ्लक्स बढ़ जाता है, ठीक है। करंट बढ़ेगा तो सीरीज़ का फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज़ का फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसा एडजस्ट किया ड्यूरिंग रन टाइम कि करंट मान लो बढ़ेगा तो कॉन्सिडरेबल अमाउंट से ईएमएफ बढ़ेगा, मतलब सेम प्रपोर्शन से, ठीक है। तो इससे करने से क्या हो गया, देखो ये चीज़ हो गया, दैट इज़ वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर दोनों सेम रेशियो से बढ़ेगा तो कोई तो चेंज होगा ही नहीं, तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमें कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, ये क्या है, ये तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप है, दैट इज़ तुम्हारा ये क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर रूल से ये निकाल लोगे, और करंट डिवाइडर रूल से तुम सीरीज़ करंट निकाल लोगे, ठीक है। ये तुम्हारा डाइवर्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, ये सीरीज़, ये दोनों तुम्हारा करंट डिवाइडर रूल से है। अब यहाँ पे देखो आरडी को हम लोग वैरी करेंगे तो आईएससी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब आरडी को हम लोग सेलेक्टर स्विच से ऐसे प्लेस कर रहे हैं, ये बेसिकली थ्योरेटिकली तुमको प्रूव किया जा रहा है। तो सेलेक्टर स्विच से हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि इस करंट को हम कंट्रोल कर लिए, इस करंट को कंट्रोल कर लिए तो यही तो फ्लक्स बना रहा है, तो बेसिकली फ्लक्स को हम लोग कंट्रोल कर लिए, ठीक है। अब आता है कंपाउंड मोटर, ठीक है। जनरेटर पढ़ लिए, ख़त्म। अब मोटर कैसा मोटर, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। कंपाउंड का मतलब सीरीज प्लस शंट प्लस सीरीज वाइंडिंग दोनों रहेगा। लॉन्ग शंट का मतलब शंट का वाइंडिंग डोमिनेट करेगा, मतलब स्टेटर का फ्लक्स शंट ही बनाएगा, ठीक है। सीरीज़ वाइंडिंग अगर तुम्हारा ऐड कर रहा है तो उसको क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर बोलेंगे। सीरीज़ वाइंडिंग अगर स्टेटर के फ्लक्स को अपोज कर रहा है तो उसको डिफरेंशियल, ठीक है। अब आता है लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का डायग्राम। तो ये देखो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, इसमें देखो जो मोटर है तो मतलब यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आया वो इधर डॉट से इंटर किया, इधर भी डॉट से इंटर किया, मतलब दोनों का जो फ्लक्स बनेगा वो एडिटिव नेचर का होगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम देख लो। तो ये तुम्हारा हो गया सोर्स, यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट किया और यहाँ से करंट इंटर किया, ठीक है। अब इंटर किया तो यहाँ ब्रश से गया, इधर इंटर किया, इंटर करंट को हम लोग क्रॉस बनाते हैं, निकलता हुआ करंट को हम लोग डॉट बनाते हैं, इधर से निकला इधर आया, ठीक है। अब देखो इसका जो सीरीज़ है तो इधर देखो लोड करंट जो आया वो सीरीज़ कॉइल में गया, सीरीज़ कॉइल में इंटर करके सीरीज़ से निकला और फिर मोटर में गया। तो सीरीज़ में तो एक ही करंट होता है, ठीक ना। अब इसको ऊपर दिखाएं या इसको नीचे दिखाएं फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे, करंट तो एक ही होता है ना। तो इसीलिए हम क्या किए, पहले रोटर का करंट दिखा दिए, उसके बाद सीरीज़ में भेज रहे हैं, ठीक है। तो रोटर में करंट चला गया, दैट इज़ आर्मेचर में चला गया, आर्मेचर से जब निकला तो इधर चला गया। अब देखो जनरेटर को मान लो हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है।
तो क्लॉकवाइज जब घुमा रहे हैं और यहाँ पे जब डॉट हो गया है तो यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए? ऑब्वियसली नॉर्थ, दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें ये मोटर है तो इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, दैट इज़ ऐसे। तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये थंब क्लॉकवाइज, सॉरी थंब तुम्हारा क्लॉकवाइज, ये 4 फिंगर मेरे चेहरे की तरफ मतलब डॉट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा वाइंडिंग किया कि ये नॉर्थ बना है, दैट इज़ राइट हैंड कर्ल रूल से, ठीक है। फिर ये करंट निकला, यहाँ गया और यहाँ सीरीज बनाया, ठीक है। और ये तुम्हारा फाइनल ये टर्मिनल पे आ गया, ठीक है। अब आता है पैरेलल। तो पैरेलल कैसे है? तो देखो जो करंट मोटर में घुस रहा था उसी में पैरेलल तुम इसमें भेज दो, शंट में। तो इधर ही से करंट, जो करंट तुम्हारा सोर्स से निकला वो इधर डिवाइड होकर इधर चला गया। अब इसको भी नॉर्थ बनाना है तो ऐसा वाइंडिंग करो कि नॉर्थ बन जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है कि वाइंडिंग का नेचर, अगर यहाँ पे डॉट है, ठीक है, और मान लो डॉट का मतलब होता है अंदर से बाहर, तो कहने का मतलब यहाँ पे भी अंदर से बाहर ही होगा, ठीक ना। ये चीज़ होता है डॉट का मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ करंट अंदर से बाहर की नेचर में घुस रहा है और यहाँ भी करंट अंदर से बाहर की नेचर में। डॉट मतलब सेम, मान लो डॉट का मतलब यहाँ बाहर से अंदर हो रहा है, ठीक ना। फ़र्क नहीं पड़ता अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, एक नेचर का होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ जो सीरीज करंट इंटर कर रहा है तो ये बाहर से अंदर इंटर कर रहा है, तो पैरेलल वाला करंट भी बाहर से अंदर ही होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन चूँकि पॉसिबल नहीं हो रहा था, बहुत ही ख़राब डायग्राम बन जाता, इसीलिए गलत डायग्राम बना दिए, ठीक है। कायदे से क्या होना चाहिए, ये सीरीज़ करंट इधर गया तो बाहर से अंदर अगर इंटर कर रहा है सीरीज़, तो पैरेलल को भी बाहर से अंदर इंटर करना चाहिए, ठीक है। जबकि ये क्या हो रहा है, अंदर से बाहर, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नॉर्थ हम बना दिए, ठीक है। राइट हैंड कर्व रूल से यहाँ पे नॉर्थ बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव मोटर हो गया, ठीक है। अब इसका कंक्लूज़न, तो कंक्लूज़न ये सब तो सब सेम ही है, कुछ इसमें नया नहीं है। ये पावर बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आता है लॉन्ग शंट डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियली कंपाउंड, ठीक है। तो डिफरेंशियली कंपाउंड मतलब क्या होगा कि जो सीरीज़ का फील्ड होगा वो स्टेटर से अपोजिट होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ये शंट मशीन ही होता है, तो शंट तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा, बस सीरीज़ का कॉइल हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब डॉट यहाँ आ गया, डॉट का मतलब मान लो बाहर से अंदर था, तो यहाँ बाहर से अंदर की फॉर्म में करंट घुस रहा है और यहाँ जहाँ बाहर से अंदर है वहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसका अगर डायग्राम देखोगे तो ये देखो सीरीज़ में ऐसे गया अंदर से बाहर, ठीक है। जबकि ये वाला तुम्हारा क्या है, पैरेलल, पैरेलल क्या है, अंदर से बाहर। ये भी गलत है, लेकिन चलो ठीक है, फील्ड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे है और इसका ऐसे है। तो इसमें क्या डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है कि सीरीज़ जो बनाएगा वो स्टेटर के अपोजिट होगा, ठीक है। तो स्टेटर अगर नॉर्थ बना रहा है तो सीरीज़ ये बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हम स्टेटर दैट इज़ शंट फील्ड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मतलब शंट अगर नॉर्थ यहाँ बनता है तब जनरेटर ऐसे क्लॉक मतलब ऐसे रोटेट करेगा, ठीक ना। साउथ के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये डोमिनेट करेगा और ये क्या करेगा, ये इसको वीक करेगा। मतलब सीरीज़ जो है शंट को वीक करता है डिफरेंशियल में, ठीक है। बाद बाकी ये सब सेम है। अब ये ऑब्जर्वेशन ये सब तुम्हारा सेम है। यहाँ पे देखो फ्लक्स जो होता है इसमें माइनस साइन आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ कम है, तो ये वाला शंट वाले को वीक करेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा स्पीड दोनों का अलग अलग आएगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा फ्लक्स ही अलग अलग है, ठीक ना। एक में स्ट्रॉन्ग फ्लक्स आ रहा है, एक में वीक फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी अलग अलग होगा। अब तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ रहे हैं किसका, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या किए, फिर से इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना दिए, इलेक्ट्रिकल मॉडल। ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, मतलब ये चीज़, ठीक है, दोनों ऐड होगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ठीक है। बेसिकली हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये तुम्हारा मोटर है, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इधर रेटेड वोल्टेज लगा देते हैं और स्पीड को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पीड को कैसे स्टडी करेंगे, तो मान लो यहाँ पे कोई स्पीड लगा के मोटर रोटेट कर रहा है, रनिंग स्टेट में है। अब रनिंग स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे। लोड से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उसको काउंटर करेगा, इसीलिए काउंटर टॉर्क बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। रिएक्शन में क्या होगा कि लोड बढ़ाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअल फ्लो होगा मोटर में, ठीक है। अब
करंट जब बढ़ा तब हम लोग ये स्टडी करते हैं कि करंट के बढ़ने से और क्या क्या पैरामीटर है मोटर का जो कि चेंज कर गया। दैट इज़ करंट के बढ़ने से फ्लक्स पे क्या असर पड़ा, ईएमएफ के क्या असर पड़ा, तो हम लोग का यही चीज़ है। ठीक है, तो हर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग करंट को बढ़ाएंगे और करंट को बढ़ने से देखेंगे कि क्या क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो याद रखना इनिशियल कंडीशन क्या था कि हम लोड कोई चल रहा है और लोड को हमने इंक्रीज़ किया और उसके कारण करंट बढ़ा और बढ़ते हुए करंट के साथ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आता है ई ए वर्सेस आई ए। तो ई ए क्या है, ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसका ये इक्वेशन है। तो इसमें अगर करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ तुम्हारा घटेगा, इसका मतलब ड्रूपिंग। ठीक है, तो ई ए वर्सेस आई ए का ग्राफ ड्रूप आता है। ठीक है, और ये क्या स्ट्रेट लाइन क्या सिंबलाइज कर रहा है, रेटेड वोल्टेज। दैट इज़ मोटर हमेशा रेटेड वोल्टेज पे ही हम लोग स्टडी करते हैं, इसीलिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लोड रहे या ना रहे तुम्हारा रेटेड दैट इज़ मान लो 230 है तो 230 लगा हुआ है, वो घट बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको स्ट्रेट लाइन से दिखा दिए, दैट इज़ ये तुम्हारा कांस्टेंट है। अब इसमें मान लो कोई स्पेसिफिक करंट है तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, करंट का वैल्यू डाल दो, रेटेड तो तुम्हारा रहेगा ही और ये दोनों दिया रहेगा तो इससे तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, विथ माइनस साइन। क्यों, क्योंकि ये देखो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स ये निगेटिव आएगा। इसमें चेंज इन वाई कैसे देखते हैं, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, ये मान लो 10, अब फाइनल पॉइंट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज़ 5 माइनस 10, तो माइनस ही ना होगा, इसमें फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक ना, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, और कैसा चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसे अगर जा रहा है तो फाइनल पॉइंट ये होगा और इनिशियल पॉइंट ये होगा, ये बड़ा ये छोटा। ठीक है, तो इस ग्राफ से मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि मान लो लोड तुम बढ़ाओगे तो लोड करंट बढ़ेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, बेसिकली मोटर में ये ड्रॉप की तरह काम करता है। तो ड्रॉप तुम्हारा घट रहा है, इसका मतलब रियल पावर बढ़ रहा है, रियल पावर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मोटर उस बढ़ी हुई लोड को आराम से रोटेट कर देगा। ठीक है, अब आता है फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन ये होता है, अब इसमें अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होगा, स्टार्टिंग के टाइम पे आर्मेचर करंट जीरो होता है तो तुम्हारा फ्लक्स किसके कारण आएगा, सिर्फ और सिर्फ शंट वाइंडिंग के कारण। ठीक है, ये देखो शंट वाइंडिंग। अब चूंकि जब मोटर स्टार्ट हो रहा है उस समय आर्मेचर करंट तो जीरो है तो ये वाला पार्ट तो हट गया, लेकिन तुम्हारा ये तो बना हुआ है, मतलब ये करंट इधर तो जा रहा है ना, तो शंट तो ऑलरेडी तुम्हारा फ्लक्स बना के रखेगा। तो शंट जितना फ्लक्स बनाएगा उतना फ्लक्स तुम्हारा यहाँ पे दिख जाएगा, जीरो पोजीशन, मतलब आर्मेचर करंट जीरो, मतलब मशीन जब रुका हुआ है तो शंट इतना फ्लक्स बना के रखा है। अब जब मशीन स्टार्ट हुआ तो आईए करंट आना स्टार्ट हुआ, आईए आना स्टार्ट हुआ तो ये तुम्हारा इसमें करंट फ्लो किया और ये जब फ्लक्स बिल्ड किया तो वो इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम लोड बढ़ाते हो तो स्टेटर फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा और मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब आता है तुम्हारा टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन दैट इज़ लोड को बढ़ाए थे, आर्मेचर करंट बढ़ा था। आर्मेचर करंट के बढ़ने से टॉर्क क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। तो हमारा क्या मिला, टॉर्क बढ़ रहा है। अब क्यूमुलेटिव टॉर्क एक्सप्रेशन, क्यूमुलेटिव का टॉर्क क्या था, प्लस। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि टॉर्क तुम्हारा डायरेक्टली डिपेंड है आईए से। अगर डायरेक्टली डिपेंड है आईए से, डायरेक्टली नहीं कहो, मतलब डिपेंड तो करता है लेकिन पूरा फुली तरीके से नहीं, इसीलिए आईए के बढ़ने से सेम रेशियो में टॉर्क नहीं बढ़ता है। ठीक ना, इसीलिए ये थोड़ा कर्व पाराबोला टाइप का मिलता है। अगर सेम रेशियो में बढ़ता है तो स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, दैट इज शंट में जैसा होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, बेसिकली कंक्लूजन क्या हुआ कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा, मतलब लोड हम लोग बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा और उससे बढ़ने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब आता है तुम्हारा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये। ठीक है, अब यहाँ फाई जो है,
फाई को तुम ऐसे लिख दो, दैट इज़ फंक्शन ऑफ शंट फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन क्या था, लोड बढ़ाया था जिसके कारण आर्मेचर करंट बढ़ रहा था। तो अब यहाँ देखो, मान लो आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो ये क्या है, माइनस साइन का है, ठीक ना, माइनस साइन के साथ आई है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ओवरऑल न्यूमरेटर तुम्हारा घटेगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। डिनोमिनेटर में देखो, अगर ये करंट बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऐसे साइन। अब न्यूमरेटर तुम्हारा घट रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, कहने का मतलब ओवरऑल ये फ्रैक्शन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसीलिए स्पीड तुम्हारा घटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बढ़ते हुए करंट के साथ स्पीड देखो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है, मतलब स्पीड तुम्हारा घट रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला चीज़, ठीक है। और इसका जो रेड लाइन है वो क्या, यहाँ पे देखो एक पिंक लाइन है, एक रेड लाइन है। तो बेसिकली क्या है कि सीरीज़ फील्ड का जो इफ़ेक्ट है उसके कारण दो ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, दैट इज़ स्पीड जो था वो तुम्हारा क्यूमुलेटिव में अलग था, डिफरेंशियल में अलग था, ठीक है। क्यूमुलेटिव में क्या हो रहा था, फ्लक्स तुम्हारा ऐड हो रहा था, जबकि डिफरेंशियल में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसके कारण स्पीड में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब जब आर्मेचर करंट बढ़ा था तो आर्मेचर जो है तुम्हारा सीरीज़ के साथ है, ठीक है, आर्मेचर तुम्हारा सीरीज़ के साथ है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो शंट तुम्हारा सेम रहेगा, सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सीरीज़ वाला स्ट्रॉन्ग और वीक होगा, ठीक ना। तो इसमें जब आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो बेसिकली सीरीज़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, सीरीज़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये देखो, ये क्यूमुलेटिव का है, डिफरेंशियल वाला नहीं, अभी गलत बोल दिए थे। इसमें क्या होगा कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो दो फेज़ में हम इसको स्टडी करेंगे। मान लो आर्मेचर करंट बढ़ा है, बहुत धीरे छोटा वैल्यू से बढ़ा है, और दूसरा केस क्या, बहुत ही सडन इंक्रीज हुआ है, ठीक ना, मान लो बहुत बड़ा वैल्यू से बढ़ा है, ठीक है। तो जब छोटा वैल्यू से बढ़ेगा तो सीरीज़ का फ्लक्स भी धीरे धीरे इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे स्पीड घटेगा, दैट इज़ ये, ठीक है। तो ये पिंक लाइन क्या बता रहा है कि सीरीज़ फील्ड जो है वो धीरे से इंक्रीज़ किया है, दैट इज़ शंट अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। और जब ये सडन इंक्रीज़ होगा और बड़ा वैल्यू से करंट इंक्रीज़ होगा तो उसके कारण क्या होगा, सीरीज़ जो है एकाएक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो सीरीज़ जब एकाएक ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा तो स्पीड देखो, दोनों में स्पीड तुम्हारा डिक्रीज़ करेगा, लेकिन जब करंट हाई वैल्यू से चेंज करेगा, इंक्रीज़ करेगा, तो ये हाई रेट से डिक्रीज़ करेगा, दैट इज़ ये। इसमें देखो और स्टीप है, मतलब बढ़ते हुए करंट के साथ अगर तुम स्पीड कंपैरिजन देखो तो पिंक लाइन का स्पीड कहीं यहाँ है, जबकि यहाँ पे मान लो ये इसका स्पीड कहाँ है और कम, कहने का मतलब रेट ऑफ स्पीड बढ़ गया, ठीक ना। तो वही चीज़ बताया गया, दैट इज़ करंट तो इंक्रीज, मतलब लोड के बढ़ाने से करंट हमारा इंक्रीज़ कर रहा था और बढ़ते हुए करंट के साथ स्पीड घट रहा था, लेकिन करंट किस रेट से बढ़ रहा है वो रेट भी डिपेंड करता है कि स्पीड किस रेट से घटेगा। तो करंट अगर लो वैल्यू से इंक्रीज़ किया है तो स्पीड तुम्हारा लो रेट से डिक्रीज़ करेगा, दैट इज़ लो रेट, पिंक लाइन। और करंट अगर हाई वैल्यू से इंक्रीज़ किया है सडनली तो स्पीड भी तुम्हारा हाई रेट से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब आता है स्पीड वर्सेस टॉर्क, ठीक है। तो स्पीड वर्सेस टॉर्क बेसिकली तुम्हारा ये वाला कर्व और ये वाला कर्व का मिश्रण है, ठीक है। तो इस वाले कर्व टॉर्क और करंट में हमें क्या मिला था कि करंट के बढ़ने से टॉर्क बढ़ रहा है, ठीक है। और टॉर्क स्पीड वर्सेस आईए से हमें क्या मिला कि करंट के बढ़ने से स्पीड घट रहा है, दैट इज़ करंट के बढ़ने से स्पीड घट रहा है। तो अब ये दोनों में अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो स्पीड के घटने से टॉर्क बढ़ रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि टॉर्क और स्पीड दोनों इन्वर्स रिलेशन शेयर करता है। टॉर्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ मशीन को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है, और स्पीड पावर गेन करने के लिए, मतलब स्पीड मतलब तेज़ी से चलने के लिए, ठीक है। तो टॉर्क और स्पीड दोनों इन्वर्स रिलेशन शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, टॉर्क अगर बढ़ रहा है तो स्पीड घट रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़, दैट इज़ करंट पे डिपेंड करेगा। करंट अगर धीरे रेट से तुम्हारा इंक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड भी धीरे रेट से डिक्रीज़ होगा, ठीक है, दैट इज़ वीक सीरीज फील्ड, ठीक है। देखो ये जो करंट है आर्मेचर करंट, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, शंट तुम्हारा एज इट इज़ है, ठीक है। सीरीज़ चूँकि ऐड कर रहा है शंट फील्ड को, इसीलिए ये अलग आ रहा है, दैट इज़
मान लो इसमें क्या होगा, इसमें धीरे से ऐड करेगा तो धीरे से स्पीड घट रहा है, ठीक ना। इसमें क्या होगा, ऐड करेगा बहुत ही हाई वैल्यू से शंट फील्ड को ऐड करेगा तो हाई रेट से स्पीड घट रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में